हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज लेक्चर नंबर 3 है। जो इससे पीछे वाला वीडियो में बहुत सारे कुछ कुछ क्वेश्चन बताया गया था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम और में डायरेक्ट देखने को मिलता है। जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो एनसीईआरटी से ली जाती है। एनसीईआरटी का वैसे टॉपिक जो एग्जाम और में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसी टॉपिक को यहाँ पे लिया गया है। एक साइंस से केमिस्ट्री से ली गई है यह। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। ऐसा कुछ पीछे वाला वीडियो को भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो कुछ आप लोग को पीछे के वाले वीडियो में सारा चीज डिटेल से बताई गई थी, बताया गया था। पीछे वाला वीडियो में आप शायद देखे होंगे या उसको शुरू से एक्सप्लेनेशन किए होंगे आप। उसमें बताया गया था क्या कि सबसे छोटा यानी सबसे छोटा कण क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी पार्टिकल ऑफ मैटर में बताया गया था क्या कि सबसे छोटा कण किस चीज की होती है। तो याद रखिए, सबसे छोटा कण हमारा परमाणु का होता है। परमाणु जिसको एटम कहा जाता है, एटम सबसे छोटा परमाणु होते हैं। और उसके बड़ा उससे बड़ा क्या होगा, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु को मिलाएंगे तो हमारा एक अणु का निर्माण होगा, जो अणु परमाणु से बड़ा होता है। इसमें एक एग्जांपल देकर ही बताया गया था कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दो परमाणु को मिलाएंगे तो एक अणु का निर्माण होगा। जैसे H2 उसको कहा जाएगा तो एक अणु होगा। ये हम पीछे वाला वीडियो में डिस्कस कर चुके थे हम लोग। ये भी बताया गया था पीछे वाला वीडियो में कि द्रव्य कणों का मध्य एक आकर्षण बल होता है, जिसको एट्रैक्शन फोर्स कहा जाता है। इस सब के बारे में पिछले के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग ये भी पीछे वाला वीडियो में डिस्कस कर दिए थे क्या कि पदार्थ मैटर को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो मैटर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक फिजिकल, एक यानी कि रासायनिक यानी केमिकल। फिजिकल बेस एंड केमिकल बेस, ये दोनों के आधार पर हम लोग मैटर को डिवाइड किए। और इसमें बताया गया था कि फिजिकल के आधार पर, यानी फिजिकल बेस है, फिजिकल बेस के आधार पर हम लोग 5 भागों में नहीं, हाँ 5 भागों में ही तोड़ा गया था। फिजिकल के आधार पर 5 भागों में तोड़ा गया था। उसमें यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडीशन, ये बताया गया था। और केमिकल के माध्यम से बताया गया था एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इस तरह से पीछे वाला वीडियो में बहुत सारी चीज डिस्कस की गई थी। तो आज उसी टॉपिक को लेते हुए लेक्चर नंबर 3 में हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, और आगे जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बताए थे, जैसे केमिकल के आधार पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ, जिसे हम लोग फिजिकल के आधार पर देखते तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो आपको बताया गया था। आज उसी के बारे में हम लोग फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सॉलिड जिसको कहते हैं। तो सॉलिड पे देखिए, सॉलिड का क्या क्या है, उसका प्रॉपर्टीज है, सारा चीज को हम लोग देखते हैं एक झलक। ये संक्षिप्त रूप से ली गई है, यहाँ कोई डिटेल से नहीं, ये बस यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो चीज को यहाँ पे दिखाया जाता है। तो देखिए, ठोस यानी सॉलिड पर हम लोग चलते हैं। तो ठोस वे पदार्थ है जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होती है। ये तो कंफर्म है कि ठोस जो हमारा है, ठोस जो मैटर है, उसकी जो आकार रहेगा, आयतन दोनों निश्चित रहेगा। वो अलग अलग नहीं रहेगा, निश्चित एकदम परफेक्ट रहेगा वो, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसको जहां रख दीजिएगा वो वहीं रहेगा वो, उसमें शेप में कोई चेंजिंग नहीं होता। हाँ, अगर उसको हम लोग चेंज करने का प्रयास करेंगे तो हीट ऑफ एनर्जी के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं, बट ऐसे चेंज नहीं की जा सकती है। तो ठोस वे पदार्थ है जिसकी आकार व आयतन दोनों निश्चित रहता हो। जैसे आप देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं, पत्थर देख सकते हैं, लकड़ी देख सकते हैं, सब हमारा ठोस है। जब इन द्रव्यों पर बाह्य बल लगता है तो उनके आकार बनाए रखने का गुण होता है, अर्थात इसमें नगण्य संपीड़ितता का गुण होती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जब इन द्रव्यों पर बाह्य बल लगाया जाता है, यानी बाहर से अगर इसको बल लगा के फोर्स लगाएंगे तो इनमें अपना आकार बनाए रखने की गुण होती है। ये खुद को अपने आकार बना के एक निश्चित रूप से रख सकते हैं। आप इसकी अपनी बल लगा के इसकी आकृति को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर उससे ज्यादा अगर बल लगा के चेंज करने का प्रयास करें तो उसको आप तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उसके आकार में चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन हल्का फुल्का अगर बल लगाए तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा।
अब देखते हैं ठोस वस्तुओं के अंतर आणविक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, जबकि इसमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब कि इसके आणविक स्थान कम होता है, यानी कि इसके अंदर ठोस के अंदर मैंने आणविक स्थान कहने का मतलब बहुत कम होना, यानी कि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम मैंने सोखने की क्षमता है, देहाती लैंग्वेज में समझिए कि इसके अंदर कोई भी चीज को सोखने की क्षमता कम होती है जब ठोस रहेगा तो। जैसे एक पत्थर को देख लेते हैं, तो पत्थर में पानी सोखने की क्षमता न के बराबर होती है, वो सोख ही नहीं सकता। तो अंतर आणविक स्थान जो होता है ना, जितने जो स्थान देखी जाए तो स्थान ज्यादा नहीं होता है, जिसके कारण वो कोई भी चीज को ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हो। जबकि इनमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। हाँ, आकर्षण बल बहुत अत्यधिक होती है। क्यों? जिसके कारण मजबूती से ये बंधे रहते हो। जैसे ठोस लकड़ी को आप देख लीजिए, लकड़ी को आप तोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो हाल टूट नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा है, मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक है, जिसके कारण आप तोड़ नहीं सकते उसको। हाँ, उसको छोटे छोटे पीस करके तोड़ा जा सकता है। इसका घनत्व तो भी अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर आदि। ठोस के दो प्रकार होते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ठोस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है एक क्रिस्टलीय ठोस, अब एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अब देखते हैं कि हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि जो हमारा सॉलिड है वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय है ना, एक अक्रिस्टलीय। अब इसमें देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है, मैंने कि ठोस को भी दो भागों में बांटा गया है, ये याद रखिएगा, ठोस को दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति और उनका गलनांक निश्चित होती है। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस जो है इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी आकृति चेंज नहीं होती है, इसका गलनांक भी निश्चित होता है। जैसे हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है, इसकी जब भी संरचना देखिए तो चतुष्फलकीय होता है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्यों? क्योंकि इसकी ज्यामितीय आकृति और इसकी गलनांक एक निश्चित होती है। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोस, इसकी कोई ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है और निश्चित गलनांक भी नहीं होती, ये अलग अलग टेम्परेचर पर भी ये मैंने कि गलता है, ये अपना स्थान को चेंज करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अब देखते हैं, जैसे ग्लास, कांच, रबर, ये सब हमारा ठोस ही है, लेकिन सबका टेम्परेचर अलग अलग है उसको गलाने की। इसकी एक टेम्परेचर नहीं हो सकता, इसका सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तभी अलग अलग टेम्परेचर, जैसे ग्लास को, कांच को, जैसे है कांच को पिघलाने के लिए उसको अलग टेम्परेचर चाहिए, जैसे रबर को पिघलाने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए। उसी तरह आयरन हो जाएगा, लोहा, तो लोहा को पिघलाने के लिए अलग टेम्परेचर होती है। तो इसीलिए अक्रिस्टलीय के अंतर्गत ये सब रखा जाता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं होती है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में इसकी आकार निश्चित होती है, इसकी आकार निश्चित होती है, इसमें इसका और कोई आकार चेंज होगा ही नहीं, जिसको हम लोग हीरे की संरचना चतुष्फलकीय के अंतर्गत होती है। और आगे देखते हैं इसमें द्रव, लिक्विड में देखते हैं हम लोग। तो लिक्विड में हम लोग देखते हैं कि लिक्विड क्या होती है। अब सेकेंड टॉपिक था लिक्विड। द्रव के पदार्थ, द्रव वे पदार्थ हैं जिनका आयतन तो निश्चित होती है किंतु आकार अनिश्चित होती है। हाँ, इसमें याद रखिएगा, ठोस में क्या था कि आकार और आयतन दोनों निश्चित था, जहां रख दीजिए वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें आकार अनिश्चित होगा लेकिन आयतन फिक्स। जैसे अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही आयतन रहेगा वो।
1 kg है तो 1 kg ही लिक्विड रहेगा, लेकिन अगर उसको लोटा में डाल दीजिए तो लोटा के आकार का हो जाएगा, अगर उसको बाल्टी में डालिएगा तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। यानी वो उसका आकार चेंज हो सकता है, बट उसकी आयतन जो है तो आयतन निश्चित रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर लोटा में डालते तो 1 kg ही रहेगा, और बाल्टी में भी डालिएगा तो 1 kg का ही रहेगा, क्योंकि उसमें से कोई इधर से उधर वेस्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि लिक्विड का एक रूल ही होता है कि अपने आकार चेंज कर सकता है, बट उसकी आयतन निश्चित होती है। जैसे दूध, पानी, डीजल। आप देखते होंगे डीजल को हम लोग क्या ड्राम में लाते हैं, वहाँ यहाँ पे लाके उसको टंकी के माध्यम का किसी तरीका से अलग अलग बेचने का प्रयास करते हैं। तो उस जगह पर हम लोग देख सकते हैं उसकी आकार चेंज हो सकती है, बट उसका आयतन निश्चित रहता है। जिसे जिस पात्र में रखी जाती है उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, इसीलिए इसका आकार अनिश्चित होती है, लेकिन आयतन इसका निश्चित होती है। कमरे के ताप के ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री निम्न धातु द्रव के रूप में पाया जाता है, जिसको ब्रोमीन। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जो लिक्विड जब आती है तो लिक्विड में भी कुछ कुछ वैसे मेटल होते हैं, धातु होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और यही से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है कि लिक्विड का डिफिनेशन क्या होगा, सॉलिड का डिफिनेशन क्या होगा, ये सब नहीं पूछे जाते हैं। पूछे क्या क्या जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया जा सकता है कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा ब्रोमीन, Br, जिसका संकेत होता है Br। या ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जिससे नॉर्मल टेम्परेचर जो रहती है ना 30 से 35 डिग्री। हाँ, यहाँ पे भी याद रखिए कि कमरे के ताप, तो कमरे के ताप जब भी बोला जाता है यानी 25 से लेकर 30 के बीच, मैंने 30 तो 35 भी बोला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो कमरे के ताप इतना ही टेम्परेचर को बोली जाती है। अब इस टेम्परेचर पर हमारा जो ब्रोमीन है, जो धातु है, सो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। द्रव में अनंत आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए, द्रव में अंतर आणविक स्थान जो होता है, द्रव में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, बिल्कुल सही होती है। इसी के कारण है कि व्यक्ति अगर मान चलिए इसमें स्नान करने का प्रयास करता है तो थोड़ा अपने स्थान हल्का सा चेंज कर लेता है, क्योंकि अंतर आणविक स्थान इसको बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किसी भी, जैसे मान चलते कोई भी चीज़ को पानी में ऑब्जर्व कर लीजिए, आराम से अवशोषित कर लेते हैं। इसकी माने कि अणु दूर दूर होते हैं, जबकि इनमें अणुओं की मध्य आकर्षण बल कम होता है। इसकी जो पानी का भी जो अणु या कोई भी चीज़ अगर लिक्विड का अणु है तो उसकी आकर्षण बल कम होता है, और जिसमें आकर्षण बल कम होगा तो उसमें आणविक ठोस जो है ना वो अधिक, उसकी कम होगा, वो भी कम होगा। अगर आकर्षण बल कम है तो उसका आणविक बल भी कम ही होगा, ये याद रखिए। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम घनत्व भी होता है। हाँ, घनत्व भी कम होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम घनत्व होती है, ये याद रखिएगा। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि द्रव में ठोस की अपेक्षा क्या घनत्व अधिक होता है या कम होता है, तो याद रखिएगा ठोस में अधिक होता है, द्रव में कम होता है, मैंने ठोस की अपेक्षा कम होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किस में होगा, तो याद रखिए सबसे ज्यादा घनत्व आपको ठोस में होता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, देखिए अधिक होती, इसका अर्थात इसका घनत्व अधिक होता है ना, सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का। याद रखिए सबसे कम ये ठोस के अपेक्षा अगर द्रव में देखा जाए तो उसका घनत्व कम होती है। अब हम लोग चलते हैं गैस। अब आपसे सवाल जो पूछेगा तो बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माने लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सी होगी, तो ब्रोमीन। अब देखते हैं गैस। गैस के बारे में हम लोग देखते हैं। गैस वह पदार्थ है जिसकी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होती है, इसकी दोनों आकार निश्चित अनिश्चित होती है। गैस वह पदार्थ है जिसकी आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होती है। इसको गैस को देखिए कि टंकी में अगर जैसे इसको खोलिएगा तो सीधे उड़ जाएगा वो, उसका आकार भी अनिश्चित है तो आयतन भी अनिश्चित ही होगा। गैस में अंतर आणविक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत अधिक होता है, इसीलिए उसके उच्च संपीड़ित हाई कंप्रेसिटी
है ना, कि गुण होता है गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होती है, इसलिए गैस के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, गैस के अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, मैंने सबसे ज्यादा देखा जाए अंतर आणविक स्थान, स्थान कहने का मतलब उसके अंदर जो अणुओं की जो स्थान है वो दूर दूर होता है। जैसे रूम है, एक रूम में आप देख लीजिए कि एक कोना पर अगर अगरबत्ती को जलाइएगा तो दूसरे कोना पर उसकी गंध पहुंच जाएंगी, यानी कि गैस के माध्यम से वो पहुंचे हो, इन्वायरमेंट के माध्यम से पहुंचो, कि सोचिए उसमें कितना अंतर आणविक स्थान है, वहां से वहां गैस के माध्यम से पहुंच गया, तो इसको अंतर आणविक स्थान कह सकते हैं। हाँ, इसमें उच्च संपीड़ितता का गुण होता है, जो गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होती है, आकर्षण बल इसका नगण्य होती है, इसका कोई होता ही नहीं है, इसीलिए गैस को अनुतीव्र गति से अनियमित गति करते हो। ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस, ये सब आपको दिया हुआ है यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे गैस का गुण। गैस का गुण क्या, कि तापमान में बढ़ने से उसका आयतन बढ़ता है, बिल्कुल सही। इस चीज को आप समझिएगा, गैस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या गैस में संपीड़ितता अधिक होती है या कम, तो गैस में उच्च संपीड़ितता होती है ना। गैस के कण का मध्य आकर्षण बल क्या होती है, तो नगण्य, तो कोई काउंट नहीं किया जा सकता है। गैस के गुण क्या है, तो गैस का गुण है कि तापमान के बढ़ने से उसका आयतन भी बढ़ता है। अब यही कारण कि कुकर में आप देखे होंगे कि जैसे अगर कोई भी चीज को हीट किया जाता है तो उसकी आयतन बढ़ जाती है। अब इतना आयतन बढ़ने के कारण, तापमान बढ़ने से उसकी आयतन में बढ़ जाता है, जिसके कारण कुकर को फाड़ के बाहर निकलने का भी प्रयास करेगा। अगर सीटी नहीं मार रहा तो कुकर को फाड़ देगा, इतना उसकी आयतन बढ़ जाएगी। इसका घनत्व दाब तथा ताप पर निर्भर करती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि उसकी जो घनत्व है, दाब है, ताप पर निर्भर करता है, कितना हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है हमारा क्या, आयतन, घनत्व, दाब और घनत्व और दाब उसकी ताप पर निर्भर करती है। तो आज का वीडियो यहीं तक, हम अगले टॉपिक पर हम कुछ डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। कब इसी में देखते हैं गैस का गुण। गैस का तो गुण हम लोग जितने भी देखते हैं सब गैस का गुण तो सब में सेम ही रहता है, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं तापमान के बढ़ने से उसका आयतन बढ़ता है, बिल्कुल फैक्ट है। अगर कहीं क्वेश्चन में आता है कि गैस में सिस्टम होती है कि गैस में जैसे तापमान बढ़ेगा तो उसका आयतन भी बढ़ेंगे, उसका घनत्व दाब ताप पर ही निर्भर करता है। अगर ताप अगर बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, कुकर में नीचे से टेम्परेचर जितने बढ़ाएगा उसमें दाब भी बढ़ेगा, जिसके कारण उसमें गैस की संपीड़ितता भी ज्यादा होगी, उसमें आयतन भी बढ़ेंगे, जिसके कारण आपको सीटी मारते हुए देखेंगे गैस को, कुकर को। अब इसी में देखिए अगला टॉपिक दिया हुआ है क्या, कि एसटीपी है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सभी गैसों में 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। 1 ग्राम अणु, सोच लीजिए 1 ग्राम अणु बराबर 22.4 लीटर होता है। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चीज को याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है चीज। 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। आगे देखते हैं हम लोग, रिमार्क में आगे देखते हैं हम लोग कि त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था एक साथ पाई जाती है। मैंने त्रिक बिंदु सिद्धांत, त्रिक बिंदु में होता क्या है कि आपका टेम्परेचर दी हुई रहती है, उस टेम्परेचर पर देखा जाता है कि ठोस, द्रव और गैस में कैसा कैसा चेंजिंग हो पा रही है यहाँ पे।
तो तीनों अवस्था में कैसे कैसे हो पा रहा है, जैसे हम लोग बर्फ को अगर हीट कीजिएगा तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और जैसे लिक्विड फॉर्म में आ गया तो और उसको हीट कीजिएगा तो वेपराइज फॉर्म में आ जाएगा वो। तो ठोस, द्रव, गैस। अगर देखिएगा अब गैस जैसे हो गया तो गैस को हम लोग ठंडा करेंगे हम लोग तो द्रव में आ जाएगा, द्रव को ठंडा करेंगे हम तो हमारा लिक्विड फॉर्म में यानी कि ठोस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो जिसको हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं, त्रिक बिंदु सिद्धांत कहते हैं, इसमें याद रखिएगा। जिसमें ठोस, द्रव, गैस, ये हमारा लिक्विड की जब भी होती है तो वाटर के तीनों रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये चीज याद रखिएगा। त्रिक बिंदु सिद्धांत में जब भी आता है तो जल आता है। और आगे देखते हैं, ठोस का द्रव में बदलना संलग्न है ना, यानी ठोस का द्रव में बदलना संगलन कहलाता है, फ्यूशन कहलाता है, तथा द्रव का ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग। तो ये याद रखिएगा, ये चीज को हमेशा कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है। तो ठोस से द्रव में बदलना क्या होता है, संलग्न मैंने संगलन, इसको बोलते हैं फ्यूशन, याद रखिएगा। ये जो है ये मोस्ट है, ठोस का द्रव में बदलना संगलन कहलाता है, जबकि द्रव का ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। एक हिमांक, एक संगलन, याद रखिएगा। ठोस से द्रव में बदलना संगलन, और द्रव से ठोस में बदलना फ्रीजिंग यानी हिमांक कहलाता है। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक, देखिए हमारा एक ठोस है, यहाँ पे द्रव है, तो ठोस को देखिए संगलन करेंगे तो द्रव में हो जाएगा, और द्रव को हिमांक करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा। तो एगो में कि टेम्परेचर को माइनस किया जाता है, जैसे द्रव है तो द्रव को टेम्परेचर जैसे कम करेंगे तो ऑटोमेटिक ठोस में हो जाएगा। अगर ठोस अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर प्लस में टेम्परेचर को बढ़ा देना तो हमारा द्रव में हो जाएगा। ये काम हमेशा याद रखिएगा। ठोस, द्रव में कब होगा, जो संगलन होगा, तो संगलन तो द्रव होगा। अगर द्रव रहेगा और उसमें हिमांक होगा तो ठोस में हो जाएगा। हिमांक कहने का मतलब माइनस टेम्परेचर, और प्लस करने का मतलब संगलन। और आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। ये सब एनसीईआरटी से ली गई है, जितने जो पॉइंट है सब एनसीईआरटी से लिया गया है। द्रव का गैस में बदलना वाष्पन है ना, वेपराइजेशन कहलाता है, याद रखिएगा। द्रव का गैस में बदलना यानी कि द्रव से गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। जैसे पानी को आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में जितने पानी रहता है सब वेपराइज होकर उड़ जाता है, वेपराइज होकर उड़ जाता है। यानी क्या होता है, वाष्पीकरण के थ्रू वह वाष्प बन के उड़ जाता है। तो क्या होती है, द्रव को गैस में बदलना, ये वाष्पन कहलाता है। तथा गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। इसके कारण क्या होती है कि जैसे हमारा बादल है, बादल को आप देखे होंगे, बादल यानी कि तथा गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। यानी गैस संघनन क्या होता है, तो कंडेंसेशन जिसको कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, द्रव रहेगा अगर माइनस टेम्परेचर नहीं, द्रव रहेगा अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं हम लोग, टेम्परेचर को बढ़ा देते तो गैस हो जाएगा वाष्पन। और जैसे गैस हो गया तो अगर उसको संघनन करेंगे यानी कि माइनस में टेम्परेचर करेंगे तो हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इस पूरे क्रिया को हम लोग आसवन कहते हैं, आसवन। अब देखते हैं हम लोग, ठोस का सीधे गैस में बदलना उदरोपातन कहलाता है। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब याद रखिए। यहाँ जो हम आपको हाईलाइट कर रहे चीज को याद रखिए, द्रव से गैस में बदलना, फिर यहाँ है
तथा द्रव में मैंने हाँ गैस का द्रव में बदलना। देखिए हाँ गैस को द्रव में बदलना। ये हमारा कैसे याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए है अगला कि ठोस को सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है, और गैस का सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। ये चीज याद रखिएगा। ठोस को सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे आप कपूर को देखे होंगे, कपूर एक ठोस है, जैसे उसको जलाएगा तो गैसीय अवस्था में आ जाएगा, तो इस चीज को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। गैस का सीधे ठोस में बदल जाना निक्षेपण कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि पदार्थों के तीनों अवस्थाएं का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग आगे डिटेल से करेंगे। तो ये समझने का प्रयास किए कि कौन कौन सी चीज किस रूप में कैसे कैसे चेंजिंग होता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है सब, वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया, उस टॉपिक को उठाया गया है कि जैसे आपको निक्षेपण पूछ देगा, ऊर्ध्वपातन पूछ देगा, संघनन पूछ देगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता। तो इसमें समझना होगा कि निक्षेपण आखिर कैसे होगा। तो गैस को जैसे अगर हम माइनस में टेम्परेचर को डालेंगे, मेन सिर्फ ताप का ही खेल है, यहाँ पर टेम्परेचर का ही मेन इफेक्ट होता है। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर को कब बढ़ाएंगे कब घटाएंगे किस प्रकार से करेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पदार्थों के तीनों अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। पदार्थों की तीनों अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन है कि घनत्व। तो घनत्व में देखते हैं कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, तो ठोस का, इसके बाद द्रव का, इसके बाद गैस का। गैस का घनत्व सबसे कम होता है, डेंसिटी सबसे ज्यादा घनत्व देखा जाता है डेंसिटी तो ठोस का होता है। द्रव को उसके बाद द्रव को कम होता है, गैस को सबसे कम होता है। ये चीज याद रखिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमेशा इस चैनल पर बने रहें। तो ये भी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताई गई थी, 1 ग्राम अणु का आयतन कितना, 22.4 लीटर है, याद रखिएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एसटीपी होता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये गैस से रिलेटेड है। त्रिक बिंदु कहेगा तो जल में आएगा। जो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। संघनन कब कहलाता है, जब ठोस से द्रव में होता है तो संघनन कहलाता है। संगणन, संगलन याद रखिए, जब ठोस से द्रव में होगा तो, और द्रव से अगर गैस में होगा, द्रव से अगर ठोस में होगा तो हिमांक कहलाता है सब, है ना, ये याद रखिएगा। ये देखिए आपको एक फिगर बना बना के बताया गया है यहाँ पर। द्रव से गैस में बदलना वाष्पन, द्रव से गैस में बदलना वाष्पन, और गैस से द्रव में बदलना संघनन। और इसी तरीके से हम आगे देखते हैं यहाँ, ठोस को सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जबकि गैस को सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपित करना यानी कि गैस को सीधे ठोस में बदल देना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।